नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत सारे लोगों के द्वारा बार बार यह कहा जा रहा था और यह इच्छा भी थी। बहुत सारे लोग जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ लोग हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग हमसे जुड़े हुए हैं। और ऐसा हमने शुरू में जब मैंने चैनल बनाया था तभी हमने यह बातें कही थी कि हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट इतिहास विषय से जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं या यूजीसी नेट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मटेरियल उपलब्ध कराएगा। तो आज से आगाज़ हो चुका है, समय बहुत कम है। मैं मान कर चलता हूं अभी यूपीएससी उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर की अभी एग्जाम डेट क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन यह उम्मीद है कि अब शायद लोकसभा के चुनाव के बाद ही एग्जाम डेट इशू हो। ठीक है, एग्जाम आपका हो लोकसभा चुनाव के बाद, ठीक है। लेकिन 3 मार्च को आपको एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है हिस्ट्री का, ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट का भी है, लेकिन मेरा हिस्ट्री पर ही फोकस रहेगा, ठीक है। और आप लोगों की जानकारी बता दें, इसीलिए हिस्ट्री का बहुत ही बढ़िया बेहतरीन क्लास और कोर्स पूरी तरह से ओपन हो चुका है आप सभी लोगों के लिए, और बहुत कम फीस में मैं आप लोगों को इतिहास के प्रति जो भी लोग प्रतिबद्ध हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी जो भी लोग कर रहे हैं, चाहे एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हों या उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हों या उत्तर प्रदेश के राजकीय डिग्री कॉलेज में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी है उसकी तैयारी कर रहे हों, या फिर एचपीएससी हरियाणा के थ्रू अभी 3000 पोस्ट पर निकलने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी उसकी तैयारी कर रहे हों, या फिर अभी उत्तराखंड में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलने वाली है उसकी तैयारी कर रहे हो, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए। क्योंकि देखिए, मैंने पूरी जो भी उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है ना, ठीक है, उसमें सिलेबस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। 10 से 15% में मैं हर सिलेबस को देख चुका हूँ, ठीक है। मैं इतिहास विषय की बात कर रहा हूँ, आप सभी लोग सुन लीजिएगा, कोई भी सब्जेक्ट में सिलेबस में 10% से ज़्यादा का अंतर है ही नहीं। 10% अधिकतम, 10 से 12% ही अधिकतम है। इसीलिए अब आप लोग को ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक साथ आप बाकी राज्यों की भी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर सकते हैं। और इसके लिए देखिए, यह 999 रुपये का कंप्लीट कोर्स है। इसमें मेरा टारगेट रहेगा कि 1500 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज आप लोग को मिलेगी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। उसका लेक्चर्स भी आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा, मतलब टेस्ट सीरीज की वीडियो भी दूंगा और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज की पीडीएफ भी दूंगा। 1500 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज पीडीएफ आप लोग को मिलेगी, साथ ही साथ पीपीटी नोट्स, पीडीएफ नोट्स, लेक्चर्स वीडियो मिलेंगे, उसके भी नोट्स आप लोग को उपलब्ध कराए जाएंगे। और इसकी फ़ीस केवल 999 रुपया है। आप लोग को पेड टेलीग्राम पर भी ऐड करूँगा, ठीक है, प्राइवेट टेलीग्राम है उस पर भी आपको ऐड करूंगा, वहाँ पर भी सारे मटेरियल आप लोग को मिलेंगे, ठीक है। तो यह 999 रुपये का कंप्लीट कोर्स है। जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, और यहाँ पर भी शो हो रहा है 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज संख्या 1, ठीक है, शुरुआत करते हैं। और एमपी में तो भाई आपका 3 मार्च को है, और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में शायद अभी लोकसभा चुनाव के बाद ही कुछ क्लियर होगा, ठीक है। लेकिन यह आप राजस्थान के लिए भी देख सकते हैं, और मध्य प्रदेश के लिए भी देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ के लिए भी देख सकते हैं, उत्तराखंड के लिए भी देख सकते हैं, कहीं के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखिएगा। थोड़ा मैं आउट ऑफ सिटी हूँ, ठीक है, इसीलिए मैं लैपटॉप पर मैं आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाता, लेकिन आउट ऑफ सिटी हूँ इसलिए स्क्रीन रिकॉर्डर से आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और टेलीग्राम पर ऑलरेडी 2700 लोग ऐड हैं, आप भी ऐड हो जाइए, ठीक है। 2700 लोग ऐड हैं टेलीग्राम पर, असिस्टेंट प्रोफेसर का ही टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है। पहला प्रश्न देखिएगा आप लोग, ये स्क्रीन पर है। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है या उत्तर प्रदेश में है? तो सिंधु घाटी स्थल जो आपका कालीबंगन है वह कहाँ है? तो वह आपका राजस्थान में है। विकल्प ए जो है आपका, वह आपका सही है। एक्सप्लेनेशन इसका गजब का है, हमारे द्वारा जो भी एक्सप्लेनेशन किया जाएगा वह गजब का रहेगा, उस पीडीएफ फॉर्मेट में आप लोग को मिलेगा। देखिए, कालीबंगन जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, ठीक है। प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल है जहां हड़प्पा सभ्यता के बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। कालीबंगा एक छोटा सा नगर है, ठीक है। यहाँ एक दुर्ग मिला है, तो कालीबंगा में दुर्ग मिला है। प्राचीन धृषती और सरस्वती नदी घाटी वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र में सिंधु सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता पल्लवित एवं पुष्पित हुई है। यहाँ मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जो कालीबंगा जो है ना, कालीबंगा राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में है, ठीक है। और यह किस नदी के किनारे है? तो यह आपका घग्गर नदी के किनारे है। घग्गर नदी के किनारे आपका कालीबंगा है, ठीक है। घग्गर नदी किनारे है कालीबंगा, ठीक है। यहाँ देख लीजिए घग्गर नदी किनारे है। अब कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी का जो प्राचीन नाम है ना, वो क्या है? धृषदती है, धृषदती है,
ठीक है। हमारा जो एक्सप्लेनेशन होगा वो बहुत सारे फैक्ट को लेकर आएगा आप लोग के सामने, ठीक है। अब यहाँ पर दिखा है कि प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता पल्लवित और पुष्पित हुई थी। मैं आपको बता दूँ सैंधव सभ्यता के सबसे प्राचीन प्रमाण जो मिले हैं वह आपके कालीबंगा से मिले हैं। इसीलिए कालीबंगा की सभ्यता को प्राक सैंधव कहा जाता है। प्राक सैंधव मतलब सैंधव सभ्यता से भी प्राचीन, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जब पल्लवित पुष्पित हो रही थी उसके शुरुआती चरण चिन्ह आपको कालीबंगा से मिलेंगे, ठीक है। और कालीबंगा की खोज किसने किया था? तो यहाँ पर कालीबंगा की खोज करने वाले सन 1952 में खोज हुआ था। किसने किया था? अमलानंद घोष ने खोज किया था, ठीक है। इन लोगों ने खोज किया था, केवल खोजा था कि हाँ यहाँ एक सभ्यता है, लेकिन इस सभ्यता को उत्खनन कार्य किसने करवाया, खुदवाया था किसने यार? बीबी लाल और बीके थापर। बीबी लाल बीके थापर ने उत्खनन करवाया था। और खोजा किसने किया था? खोज किसने किया था? अमलानंद घोष ने खोज किया था, ठीक है। प्रश्न 2 देखिएगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 2700 लोग ऐड हैं, प्राइवेट पब्लिक टेलीग्राम है, आप लोग भी ऐड हो जाइएगा उस पर। और जिन लोगों को भी कोर्स ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लीजिएगा। केवल 999 का कोर्स है ये, ठीक है। इसमें आपको पीपीटी भी दूंगा, टेस्ट भी दूंगा, और टेस्ट गजब का होगा। MP हो, यूपी हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तराखंड हो, सबका मटेरियल आप लोग को इसी में मिलेगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1935, 1942, 1921 या 1921? हड़प्पा सभ्यता की खोज जो हुआ था भैया 1921 में हुआ था। किसने खोज किया था? दयाराम साहनी ने खोज किया था, ठीक है। अब देखिए एक्सप्लेनेशन देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज 1921 में हुआ था और दयाराम साहनी ने इसकी खोज किया था। दयाराम साहनी 1921 में खोज होता है, देखिए 1921 में खोज होता है। दयाराम साहनी इसकी खोज करता है। दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स इसकी खोज करता है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज स्थली जो है हड़प्पा है, ठीक है। अब हड़प्पा है कहाँ? तो ट्रेन आ जा रही है, ऐसी जगह पे हूँ, ठीक है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज स्थल जो है हड़प्पा है। हड़प्पा कहाँ है? हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मांटगोमरी ज़िले में है। मांटगोमरी ज़िले में हड़प्पा है, ठीक है। अच्छा एक बात आप लोग को बताना चाहूँगा। अब देखिए पाकिस्तान का मांटगोमरी, ये पुराना फैक्ट है भैया। अब ये मांटगोमरी जिला में नहीं हड़प्पा है, ठीक है। अब आपका हड़प्पा जो है साहिवाल ज़िले में है। मांटगोमरी ज़िले का विभाजन हो गया है, अब यह जो ज़िला है साहिवाल ज़िला है। तो हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में साहिवाल ज़िले में स्थित है। सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन हुआ था। मतलब उस समय 1921 में जब इसका उत्खनन हुआ था दयाराम साहनी के द्वारा, ठीक है, खोज किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा। उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के जो हेड थे वह सर जॉन मार्शल थे। तो इन्हीं के निर्देशन में क्या हुआ? उसका उत्खनन कार्य हुआ। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। बताइए उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चलता है? धौलावीरा में, लोथल में, कालीबंगन में या आलमगीरपुर में? तो उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में। विकल्प ए जो है आपका सही है। धौलावीरा स्थल की खुदाई से एक विशाल सैंधवकालीन नगर के अवशेष का और एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। नोट्स से ज़्यादा तो आपका टेस्ट सीरीज में मैं क्लियर करा दूंगा। नोट्स से ज़्यादा तो टेस्ट सीरीज में ही आपका क्लियर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन गजब का है, व्याख्या के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें आपकी वैसे क्लियर हो जाएंगी। तो धौलावीरा जो स्थल है यह विशाल सैंधवकालीन नगर की अवशेष यहाँ के साक्ष्य मिले हैं और यहाँ एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। धौलावीरा गांव जो है कहाँ है? तो धौलावीरा गांव खंडीर द्वीप के उत्तरी पश्चिमी किनारे पर बसा है। मतलब खंबात की खाड़ी में धौलावीरा गांव है और धौलावीरा जगह है और ये गुजरात के कच्छ जिला में है। अगर पूछा जाए किस जिला में है तो गुजरात के कच्छ जिला में है, खंबात की खाड़ी के पास है, ठीक है। लोथल, अब देखिए लोथल भी आपका गुजरात में पड़ता है। तो लोथल गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में है। लोथल जो है गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में है और धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिला में है। अहमदाबाद ज़िले में भोगवा नदी के किनारे लोथल है। भोगवा नदी के किनारे, भोगवा किसकी सहायक नदी है? तो भोगवा साबरमती नदी की सहायक नदी है। यह बंदरगाह के अतिरिक्त मृदभांड, देखिए यहाँ से लोथल से क्या मिला है? मृदभांड मिला है। मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन, ठीक है। 3 युग्मित समाधियाँ मिली हैं। 3 युगल सावधान मिला है लोथल से। 3 युगल सावधान मिला है। युगल सावधान मतलब जोड़े में सावधान। जोड़ा, युगल मतलब क्या होता है? नर मादा के जोड़े को युगल बोलते हैं, ठीक है। तो 3 युगल सावधान मिला है, मतलब 3 जोड़े मिले हैं जो एक साथ सावधान उनका हुआ है, एक साथ दाह संस्कार हुआ है, ठीक है। तो 3 युगल सावधान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। कालीबंगा से भी सावधान के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन वहाँ से कालीबंगा के एक युगल सावधान के साक्ष्य मिले हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिएगा, तो लोथल से बंदरगाह मिला है, फिर मिट्टी के बर्तन मिले हैं, 3 युगल समाधियाँ मिली हैं, गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं, मतलब बंदरगाह ही है गोदीवाड़ा, ठीक है। कालीबंगा जो है राजस्थान के गंगानगर जिले में है।
अब गंगानगर नहीं रहा, अब हनुमानगढ़ है। ठीक है, तो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से काले रंग की चूड़ियाँ मिली हैं। तो यहाँ से कालीबंगा से काले रंग की चूड़ियाँ मिली हैं, काले रंग की चूड़ियाँ मिली हैं। और कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है ना, वह भी आपका काले रंग की चूड़ियाँ हैं, काले रंग की चूड़ियाँ इसका शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, अब कालीबंगा से और क्या चीज़ मिला है तो देख लीजिए। कालीबंगा से हवन कुंड मिला है, जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अब आलमगीरपुर जो है यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में यमुना की सहायक नदी हिंडन नदी के किनारे है। हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर है। ठीक है, यह हड़प्पा संस्कृति का सबसे पूर्वीय स्थल है। हड़प्पा संस्कृति का सबसे पूर्वीय स्थल क्या है? आलमगीरपुर। यहाँ से क्या मिले हैं? यहाँ मनके और मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से मिला है? तो तांबे का रथ कहाँ से मिला है? कुड़ाल से, राखीगढ़ी से, दाइमाबाद से या बनावली से? तो तांबे का रथ मिला है आपका दाइमाबाद से। दाइमाबाद से तांबे का रथ मिला है। विकल्प सी जो है आपका सही है। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ कहाँ से मिला है? दाइमाबाद से मिला है। प्रश्न 5 देखिएगा, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुँचे थे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो प्रारंभिक आर्यों के बारे में कौन सी बात है सही नहीं है, ये बताना है। ये संस्कृत बोलने वाले थे, सही है। घुड़सवारी किया करते थे, यह भी सही है। ये कई झुंडों में रहते थे, ये मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, यह बातें गलत हैं क्योंकि आर्य जो थे नगरवासी नहीं थे, ग्रामीणवासी थे, ग्रामीण थे। ठीक है, विकल्प डी जो है आपका यही सही नहीं है, बाकी सब सही है। यहाँ पर देख लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा जो क्या थी? संस्कृत थी भाई, संस्कृत थी। आर्यों की प्रशासनिक इकाई क्या थी? और प्रशासनिक इकाई देखें अगर आर्यों के बारे में तो सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या थी? कुल थी। कई कुल मिलकर क्या बनते थे? गाँव बनते थे। ठीक है, सबसे छोटी इकाई जो थी कुल थी। उसके बाद क्या थी? गांव थी। उसके बाद क्या थी? विष थी। उसके बाद क्या थी? जन था। उसके बाद क्या था? राष्ट्र था। ठीक है, ये आर्यों की प्रशासनिक इकाई थी। ठीक है, आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। गांव का जो मुखिया था उसे क्या बोला जाता था? ग्रामीण बोला जाता था, ग्रामीणी। विष का जो मुखिया होता था उसे विषपति बोला जाता था। जन के जो शासक होते थे उन्हें राजन कहा जाता था। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 देखिएगा, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? ऋग्वेद में जो संपत्ति था उसका मुख्य रूप क्या था? तो ऋग्वेद में संपत्ति क्या था? गोधन, मतलब गाय रूपी धन, गाय को संपत्ति माना जाता था। भूमि को संपत्ति माना जाता था। ए और बी दोनों को माना जाता था, इनमें से कोई नहीं माना जाता था। तो ऋग्वेद में संपत्ति का जो साधन था वह गोधन था, गाय था, गाय। ठीक है, गाय जो थी संपत्ति की साधन थी। ठीक है, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप से साधन क्या था? पशुधन, मतलब गाय था, पशुधन था। विशेष रूप से गज, घोड़े भी थे, गौ था, घोड़ा और हाथी और अचल संपत्ति, ये सभी क्या थे? ये सब संपत्ति के माध्यम थे, लेकिन मुख्य रूप से गोधन ही था। प्रश्न 7 देखिएगा, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? जैमिनी, बादरायण, कपिल या गौतम? तो मीमांसा या पूर्व मीमांसा के जो प्रवर्तक कौन थे? तो वह आपके जैमिनी थे, जैमिनी। विकल्प ए जो है आपका सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, इसके रचयिता जो प्रमुख इसके रचयिता महर्षि जैमिनी थे, मतलब पूर्व मीमांसा के जो रचयिता थे वह महर्षि जैमिनी थे। इसे पूर्व मीमांसा सूत्र भी कहते हैं। इसका शासनकाल, इसका रचनाकाल जो था 300 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व, मतलब 300 BC से लेकर 200 BC माना जाता है। इसमें जो जैमिनी थे उन्होंने क्या लिखा था? मीमांसा सूत्र लिखा था। मीमांसा दर्शन का आधारभूत ग्रंथ है ये। ठीक है, प्रश्न 8 देखिएगा, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी क्या है? आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी क्या है? सर्वाधिक वर्णित नदी, ठीक है, सिंधु, शुत्रदी, सरस्वती या गंगा? तो सबसे ज़्यादा वर्णन किस नदी का है? तो सिंधु नदी का। सिंधु वह नदी है जिसका वर्णन सबसे ज़्यादा बार किया गया है, सिंधु नदी का। ठीक है, सबसे ज़्यादा वर्णित नदी यही है, सिंधु नदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए, ऋग्वेद में कुल 25 नदियों का उल्लेख है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी को माना गया है। इसका वर्णन कई बार आया है। सरस्वती नदी, और जबकि सबसे पवित्र नदी कहा गया है सरस्वती नदी को, और सबसे ज़्यादा वर्णन किसका हुआ है? सिंधु नदी का। सरस्वती नदी ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। इसे क्या कहा गया है? सरस्वती नदी को, सरस्वती नदी को कहा गया है नदीतमा। नदीतमा का मतलब नदियों की माँ। ठीक है, इसे नदीतमा कहा गया है, मतलब नदियों की माँ। देवोत्तमा कहा गया है, मतलब देवताओं की माँ। इस तरह से इससे विभूषित किया गया है सरस्वती नदी को। ठीक है, गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में केवल एक बार हुआ है।
ध्यान रखिएगा, गंगा नदी का उल्लेख, आज गंगा नदी ही सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, लेकिन गंगा नदी का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है ऋग्वेद में। सूत्रदी आजकल जो सूत्रदी जो है आजकल जो सतलज नदी है ना, उसी को प्राचीन काल में क्या कहते थे? सूत्रदी नदी कहते थे, प्राचीन नाम है सूत्रदी। प्रश्न संख्या 9 देखिएगा, ऋग्वेद में अघन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? अघन्या मतलब वध योग्य नहीं, मतलब जिसका वध न किया जाए, जिसको मारा न जाए, इसे अघन्या कहते हैं। तो ऋग्वेद में अघन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ब्राह्मण के लिए, गाय के लिए, स्त्री के लिए या पुरोहित के लिए? अघन्या शब्द का वर्णन किया गया है वह गाय के लिए किया गया है। विकल्प बी जो है आपका सही है। ऋग्वेद में अघन्या मतलब वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया है। प्रश्न संख्या 10 देखिएगा, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था। तो जो पूर्व वैदिक आर्य थे, मतलब जो ऋग्वैदिक कालीन आर्य थे, पूर्व वैदिक आर्य कहिए या फिर ऋग्वैदिक कालीन आर्य कहिए, तो ऋग्वैदिक कालीन जो आर्य थे ना, उनका धर्म मुख्यतः किस पर आधारित था? भक्ति पर आधारित था, मूर्ति पूजा और यज्ञ पर आधारित था, तो प्रकृति पूजा और यज्ञ पर, या प्रकृति पूजा और भक्ति पर? ठीक है, तो प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित था, प्रकृति पूजा और यज्ञ पर, मतलब विकल्प सी जो है आपका सही है। ठीक है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित था। आर्यों का धार्मिक जीवन अधिक विशद और जटिल था। यहाँ प्रारंभ में बहुदेववाद के दर्शन मिलते हैं। आर्यों का जो प्रारंभिक जीवन था ना, बहुत जटिल था। यहाँ बहुदेववाद के दर्शन मिलते हैं। देखिए, आर्य जो थे बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। ठीक है, इंद्र, मरुत, वायु, रुद्र, अंतरिक्ष, अग्नि, विष्णु, रुद्र, कई सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। कई सारी देवियाँ थीं, उषा, सविता, अदिति, कात्यायनी, कई सारी देवी देवताओं की पूजा आर्य लोग किया करते थे। ठीक है, बहुदेववाद था आर्यों के पास, लेकिन आर्य उस समय मूर्ति पूजा नहीं करते थे। और भक्ति का उल्लेख, भक्ति का प्रारंभ तो बहुत समय बाद हुआ। ठीक है, तो प्रकृति पूजा और यज्ञ आदि आर्य किया करते थे। ठीक है, आर्यों का प्रधान देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतिनिधि होते थे। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 10 प्रश्न बताया हूँ, 10 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज में आप लोग को दिया हूँ यह, और पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ दिया हूँ। ठीक है, समय काफ़ी व्यतीत हो चुका, और इसी तरह से आप लोग को सीरीज मिलती रहेगी। और जिनको भी यह कोर्स ज्वाइन करना है वह लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर सकते हैं। जिनको भी MPSC असिस्टेंट प्रोफेसर, UPSC असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब हिस्ट्री सब्जेक्ट से असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी जिनको भी करनी है वह लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और पूरा 1500 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज की PDF मिलेगी, टेस्ट सीरीज का वीडियो मिलेगा, साथ ही साथ लेक्चर्स वीडियो मिलेंगे, उसके नोट्स मिलेंगे, PPT मिलेगा, बहुत कुछ आप लोग को मिलेगा। ठीक है, जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 999 रुपया कंप्लीट कोर्स है। ठीक है, हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद आप लोग को। थोड़ा मैं आउट ऑफ सिटी हूँ, इसलिए मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ स्क्रीन रिकॉर्डर पर। ठीक है, तो कोई बात नहीं है। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोगों को।